जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के कारण अपनी स्कूलें नहीं खुल पा रही हैं और इन स्कूलों के ना खुलने के कारण अपनी पढ़ाई रेगुलर रूप से नहीं चल पा रही है और अपनी भौतिक विज्ञान में एक लोक सा लग गया है। उस लोक को खोलने के लिए या लॉकडाउन को थोड़ा कम करने के लिए ये ऑनलाइन क्लास रखी गई है। इस ऑनलाइन क्लास के ज़रिए उस लोक में या तो तेल डाला जाएगा इसे जंग ना पकड़े, या फिर इस लोक को खोला जाएगा। तो हम इस लोक को खोलते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं सीधे ही कि आपकी भौतिक विज्ञान 12th क्लास की 100 नंबर की है और अपने को सिलेबस पता होना आवश्यक है। सिलेबस पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस पता नहीं है तो अपनी हालत उस मछली की तरह हो जाएगी जो मछली बिना पानी में जिंदा है। बिना पानी में जिंदा है, जिंदा तो है बिना पानी में। सर कैसे? आप जैसे जैसे 12th क्लास की पढ़ाई करते जाओगे, आपका जैसे ही नवंबर आएगा तो कई बच्चों की चश्मा लग जाएगा, चतुर टर्मिनल बन जाएंगी और फिर भी वो क्या कहेंगे, सर थड़े कौन बैठ रही हो, कहाँ ही आओगे। तो थड़ उनका नहीं बैठता जिनको सिलेबस पता नहीं है। जिनको सिलेबस पता है उसके चाहे चश्मा लगे या ना लगे, वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से और सुचारू रूप से चल करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और वही अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो सबसे पहले अपने को सिलेबस देखना है फिजिक्स का। 12th क्लास भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको फिजिक्स भी कहते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ये अपनी रानी है भाई। बोर्ड ने इस रानी को 100 नंबर का बोल रखा है। इसके लिए आप एक कहानी सुना देंगे पहले तो। इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ सिलेबस बताने के लिए। सिलेबस को भी ऐसे फिट करना है दिमाग में जो अपने को जो जितनी जब तक एग्ज़ाम लगे तब तक पता हो, क्योंकि सिलेबस पता होना अति आवश्यक है भाइयों। सिलेबस पता होना अति आवश्यक है। तो मैं बताऊँ, आपने टीवी सीरियल में एक सीरियल देखा होगा अलीफ लैला। अलीफ लैला में एक एपिसोड ऐसा भी आता था जिसमें एक रानी होती थी। उस रानी को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और उस जादुई पिंजरे की खुलने का 1 मास दिया गया था कि इस 1 मास में ये खुल जाएगा। 1 मास में ये खुल जाएगा और खुलने के लिए 3 मोतियों का हार होना आवश्यक है। अपनी फिजिक्स रानी को टोटल जो नंबर दे रखे हैं, टोटल जो नंबर दे रखे हैं, टोटल जो नंबर दे रखे हैं वो 100 नंबर दे रखे हैं। बोर्ड ने इसको 100 नंबर दे रखे हैं अपनी रानी को। इस रानी को 100 नंबर और पिंजरे में से इस भौतिक विज्ञान को निकालने के लिए, 100 नंबर लाने के लिए या पास होने के लिए अपने को अवधि दे रखी है मार्च तक की। मार्च तक की अवधि है भाई इसकी, कि मार्च तक आप फुल कोशिश करो जितना हो सके। तो उस 3 मोतियों के हार में सबसे पहला मोती अपनी फिजिक्स रानी के लिए है 17 अंक। नाम कौन सा तरांक? 17 अंक। कौन सा तरांक? 17 अंक। और बोर्ड ने इस 17 अंक को, इस हीरे को 14 नंबर का दे रखा है। सर इस हीरे को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा दरिया पार करना पड़ेगा? तो जैसे आप 10th क्लास में दरिया पार करते थे, वहाँ आपका 17 अंक होता था, 20 मार्क था, 20 नंबर का होता था 17 अंक। और इस 20 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अर्धवार्षिक।
अर्धवार्षिक परीक्षा ये देना पड़ता था। अब वो एक प्रोजेक्ट फाइल भी बनाते थे। अब अपने 12th क्लास में भी इस हीरे को प्राप्त करने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। सर टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और अर्धवार्षिक देने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो उसके लिए जैसे आप वहाँ बुक पढ़ते थे वैसे यहाँ भी आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, बोर्ड ने एक चीज़ जोड़ दी है यहाँ, नहीं, आचरण। कौन सा चरण है? आचरण। बोर्ड जब मैं तो शायद था ही नहीं, उससे पहले ही बोर्ड ने एक सुझाव दिया, ये एक निर्देश दिया कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं समझदार तो हैं, लेकिन ये बड़े हो गए तो इनके आचरण गंदे हो जाते हैं। बड़े बच्चे गंदे आचरण करते हैं, तो इन आचरणों को रोकने के लिए, इनके गंदे आचरणों को रोकने के लिए अपने को इसमें इन घोड़ों के कोई लगाम लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये 17 अंक भेज रहे हो ना, उसमें एक आचरण शब्द और जोड़ दो। जितनी जितनी आपकी टेस्ट की प्रोबेबिलिटी है, जितनी प्रायिकता इनकी है उतनी प्रायिकता इनकी है, क्योंकि उनको पता है बोर्ड वालों को कि ये जो 12th क्लास में बच्चे हैं ये छोटे जानवर है, आधे छोटे सींगों वाले जानवर होते हैं ना, छोटे सींगे वाले, वो है। और ये जानवर आगे जैसे ही उच्च एजुकेशन लेंगे ये निशाचर बनेंगे, और निशाचर फिर बाद में महाराक्षस बनेंगे। जैसे बनी गए ना, ये कोरोना है, ये कोरोना महामारी है, ये साइंस की एक बिगड़ेल दिमाग की सोच है, साइंस के बिगड़ेल दिमाग की सोच है। तो ये ऐसा ना हो, इन जानवरों के पैर यहीं काट दो 12th क्लास में, इन निशाचरों के पैर यहीं काट दो, जो ये बड़े जानवर बने ही ना। तो इसलिए आचरण जोड़ दिया कि स्कूल के प्रति यदि आचरण गंदा है तो 17 अंक में से कम करके भेजो, 17 अंक में से कम करके भेजो। अब पहला हीरा को आपको पता चला कि क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं दूसरे हीरे की। दूसरे हीरे का नाम बोर्ड ने एक रख रखा है प्रयोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम, और इस हीरे का नंबर दे रखा है 30। इस हीरे का नंबर दे रखा है 30। सर इस हीरे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सही तो बात यही है, इस हीरे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपके 12th क्लास भौतिक विज्ञान में बीच में कुछ प्रयोग है प्रैक्टिकल, उन प्रैक्टिकलों को हम आपको अपनी स्कूल की प्रैक्टिकल लैब में सिखाएंगे। सिखाने के पश्चात आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में या बीच में भी आ सकती है, फरवरी पूरी मान लो, बोर्ड अपना एक आदमी भेजता है और वो आदमी अपनी स्कूल में आके एक एग्ज़ाम लेता है जिसे हम प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं। उस एग्ज़ाम का नंबर है 30, और उस 30 नंबर में आपको कितना मिलता है वो आपकी बोर्ड की कॉपी जो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे उस पर डिपेंड करता है। और ये हम आपको सिखाएंगे, फिर आप करोगे, ये भी बहुत ईजी है। और 30 नंबर का भी डिवाइडेशन है, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करोगे, प्रैक्टिकल करवाऊँगा तब आपको सिखा दूँगा। तीसरा हीरा बोर्ड ने नाम दे रखा है सैद्धांतिक। तीसरे हीरे का बोर्ड ने नाम दे रखा है सैद्धांतिक परीक्षा, और इसका अंक बार दे रखा है बोर्ड 56 नंबर। इस हीरे का अंक बार है 56। सर ये 56 नंबर लाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 56 नंबर लाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इस हीरे को प्राप्त करने के लिए? तो इस हीरे को प्राप्त करने के लिए अपने को बुक पढ़नी पड़ेगी भाई।
क्या पढ़नी पड़ेगी? बुक। और बुक में सर क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बुक में यूनिट पढ़नी पड़ेगी 10। कितनी पढ़नी पड़ेगी? 10 यूनिट बोल रहे हैं भाई, चैप्टर नहीं बोल रहे। यूनिट और चैप्टर में अलग अलग डिफरेंस है। यूनिट चैप्टरों का समूह होता है। तो 10 यूनिटों में टोटल चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर, टोटल चैप्टर हैं 17। टोटल चैप्टर कितने हैं? 17। तो 17 चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे करो, ये जो तीनों हीरे हैं ना, तो तीनों हीरे हैं। इन हीरो को आप जो अपनी कॉपी आपको बताए ऐसे ही ढूंढते थे हम आपकी फर्स्ट बेंच पे कि कौन किसकी कॉपी ले बताएं। तो आपकी जो कॉपी है ना, उसके पहला पेज है, उस पेज पे रख लो, ऐसा कैसा छाप डालो। और भाइयों, ये तीनों हीरे प्राप्त करने के लिए कर लिया तो अपनी फिजिक्स रानी आज़ाद हो जाएगी। टोटल नंबर 100 में, 100 में से आप यदि 2 हीरे भी ढंग से प्राप्त कर लिए, 2 हीरे में ऐसा नहीं प्रैक्टिकल एग्जाम और 17 अंक प्राप्त कर लिए, हाँ ये भी होता है, हाँ ये भी सही है, 2 हीरे भी ढंग से प्राप्त कर लिए तो आपकी बेड़ा पार है। क्योंकि ये क्यों बोल रहे हो सर 2 हीरे में ये और ये, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है भाई। कहीं ऐसा नहीं कि तुम ये हीरा प्राप्त करो, नहीं ये ही कर दो। 2 हीरे का मतलब है ये तो नेसेसरी है, इसको तो करना ही है। हाँ, ऑप्शन ये है कि ये सर इसमें क्या, इसमें भी बुक पढ़नी पड़ेगी, इसमें भी बुक पढ़नी पड़ेगी, दोनों में बुक पढ़नी पड़ेगी। बात ये की है हमारे साथ, ये तो दिमाग दरी है, बाता में ले लूँगा। तो आगे हम बात करेंगे, टोटल चैप्टर 30 है, सॉरी टोटल चैप्टर 17 है और यूनिट 10 है। अब हम ये बात करेंगे कौन सी यूनिट कितने अंक की है और उसमें कितने चैप्टर हैं, यूनिट का क्या नाम है, आप कौन सी स्टार्ट करोगे, तो आपको वो बता रहे हैं। तो देखना भाई, यूनिट का मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर की है ये यूनिट का नाम क्या है? नियम ऑफ यूनिट का क्या नाम है? और यूनिट में कितने चैप्टर हैं? यूनिट में चैप्टर कितने हैं? तो देखना, यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट को भौतिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये ज़्यादा नंबरों की तो नहीं है, 7 नंबर की है, लेकिन ये वो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपको मैंने 11वीं क्लास में पहला चैप्टर में मात्रक और बीमा पढ़ाई थी और अपने लास्ट तक आपने सभी भौतिक राशियों के मात्रक और बीमा निकाले थे। वो जो पहले चैप्टर में सीखा था वही काम किया था। उसी प्रकार इस यूनिट में आप आवेश पढ़ोगे, आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया पढ़ोगे, उनके मध्य बल पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे, विद्युत विभव पढ़ोगे, धारिता पढ़ोगे, गाउस का नियम पढ़ोगे, कूलाम का नियम पढ़ोगे। ये सभी नियम और ये सभी चीज़ें जैसे विभव है, धारिता है, ये लगभग 15 चैप्टरों में काम आएंगे। आपके ये टॉपिक टर्म काम आएगी, जैसे धारिता का सूत्र क्या होता है और विभव का सूत्र क्या होता है, विभव किस पर डिपेंड करता है। तो ये सभी एक रीढ़ की हड्डी की तरह ही माना जाता है। 7 नंबर की है। इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। भाई मैं आपको इस यूनिट की थोड़ी सी बता दूं। ऐसे तो मैं आपको जब आपका सिलेबस कराऊंगा
जब मैं पढ़ाऊँ ना तब आपको सब सिखा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा मैं बता दूं कि इस यूनिट का नाम स्थिर विद्युत की क्यों रखा गया। मैंने आपको 11वीं क्लास में भौतिक विज्ञान में मैकेनिक्स पढ़ाई, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई, तरंग फिजिक्स पढ़ाई, दृढ़ पिंड की पढ़ाई, और मैंने आपको अणुगतिक सिद्धांत पढ़ाया समकालीन। तो ये सब फिजिक्स की संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं, ये सब फिजिक्स की शाखाएं हैं। मैंने आपको 11वीं क्लास में कहा था फिजिक्स की शाखाएं। तो मैंने फिजिक्स की शाखाएं ना बोल के कांड बोले थे कि 9 कांड पढ़ेंगे हम। 11th और 12th में तो 15 कांड पढ़ेंगे और बाकी हायर एजुकेशन में 9 कांड पढ़ेंगे, इनका मिश्र करके। तो ये भी एक कांड ही है, इसका नाम है स्थिर विद्युत की। ये इसका नाम स्थिर विद्युत की क्यों रखा गया, तो इसका नाम आवेश के आधार पर रखा गया है। एक स्थिर आवेश, मान लो ये स्थिर आवेश है, ये स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम इसको परिभाषित जब पढ़ाएंगे तब परिभाषित करेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, ये 2 आवेश हैं, स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं स्थिर विद्युत की। एक मोस्ट बात, एक स्थिर आवेश, ये आवेश गति नहीं कर रहा, ये स्थिर है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये बात बहुत बड़ी है भाई। चैप्टर इसमें आएंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चैप्टर हैं भाई। अगली यूनिट का नाम है, ये यूनिट भी मजेदार है भाई, यूनिट सेकंड। इस यूनिट का अंक बार है 5 नंबर की है भाई, और इसका नाम है धारा विद्युत की। धारा विद्युत की, आपने धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में 10th क्लास में पढ़ा था। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ भी वही पढ़ेंगे। एक आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कह रहे हो तो एक बात आप यहाँ नोट करना थोड़ा सा, कि जब आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है तो वो अपने प्रवाहित होने के कारण, मान लो इस, ये कोई चालक है, इसमें आवेश बह रहा है, आवेश बह रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सॉरी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो करता है लेकिन अपने साथ एक और बनाता है, वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें धारा बहने लग जाएगी। आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें क्या बहने लग जाएगी, धारा। इसलिए इस यूनिट का नाम धारा विद्युत की रखा गया है। इसलिए इस यूनिट का नाम धारा विद्युत की रखा गया है। अब मैं बोलूँ दोबारा कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन एक गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब सर विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देगी। इसका मतलब तो आप यही कह रहे हो कि धारा बह रही है किसी चालक में तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बात अभी मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा। इसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है, और इस चैप्टरों में प्रयोग है भाई। इस चैप्टर में ओम के नियम का प्रयोग, इसमें मीटर सेतु और विभव मापी के प्रयोग। अब जो मैंने अभी बात रिपीट की है, ये विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है, क्योंकि एक गतिशील आवेश होता है उस चालक में, जिस चालक में विद्युत धारा बह रही है। तो उसका विश्लेषण करने के लिए आपकी यूनिट है, उसका अध्ययन करने के लिए आपकी यूनिट है थर्ड। इस यूनिट का अंक बार है 5, और इस यूनिट का नाम देखना,
नाम नाम से पता चल जाएगा आपको कि क्या सर क्या समझा रहे थे। इसका नाम है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें चैप्टर ओनली एक है और वो है सातवां। यानी विद्युत धारा बहेगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो वो चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे और उस चुंबकीय प्रभाव का इस यूनिट में विश्लेषण करेंगे। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 की, यूनिट 4 का अंक बार है 3। ये 3 नंबर की यूनिट है भाई। और इस यूनिट में भी आपके चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है चुंबकत्व, चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों, चुंबकीय पदार्थों, पदार्थों के गुण, चुंबकीय पदार्थों के गुण। जैसे आपकी केमिस्ट्री वाले सर ने आपको प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ये पढ़ा रखा है। सेम डिट्टो हम यहाँ भी प्रतिचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, अनुचुंबकीय पढ़ेंगे और सिद्ध भी करेंगे कि कब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा या लोहा चुंबकीय होगा। और चुंबकत्व, चुंबकत्व के बारे में आपको बताएं कि हम इस चैप्टर में ये भी सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी एक चुंबक है। हम थैलेस नामक वैज्ञानिक की कहानी भी सुनाएंगे इसी चैप्टर में। तो जैसे ये आएगा तब आपको बताएंगे। इस चैप्टर में, इस यूनिट में ओनली एक चैप्टर है 8वां। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 भाई समझना, सिलेबस समझना, नहीं चश्मा चढ़ जाएगा। नवंबर में यह होगी बात कि मारसा पाई थड़ी कौन बैठ रहे हो, याद कर रहे हो जो कोड अभी देखना। यूनिट 5, यूनिट 5 का अंक बार दे रखा है 7। और बेटा मैं आपको बता दूं, अब इन सारे चैप्टरों का निचोड़ आएगा इस यूनिट में। इस यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा तो आपके घरों में आती है, वो आपको पता है। मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में थोड़ा बता दूं बेटा, सिलेबस में आपको थोड़ा ये ढंग से पता होगा ना तो आपको बढ़िया रहेगा। तो आपने यहाँ पढ़ा कि यहाँ आवेश स्थिर है। देखो ये एक बात बोलूँ, 12th क्लास में चैन रूल बना हुआ है। यहाँ आपको पता चला कि एक स्थिर आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। यहाँ पता चला कि सर हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पता चला कि हम विद्युत धारा, यदि किसी चालक में आवेश बहता है, विद्युत धारा बहती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है 10th क्लास के हिसाब से और स्टेट प्रयोग। तो यहाँ हमने चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ लिया, यहाँ अलग टॉपिक पढ़ लिया चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। यहाँ बात करें, यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आशय क्या है। यहाँ तो हम पढ़ रहे थे कि आवेश गति करता है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन मैं कहूँ कि एक चुंबकीय गति करे तो अपने क्या इफेक्ट करेगी। एक चुंबक ही गति कर रही है तो वो क्या इफेक्ट करेगी, उसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम, फिर पढ़ेंगे लेंज का नियम, और फिर उस आधार पर हमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी एक चालक में। जब वो यदि उसके पास चुंबकीय लाते हैं या ले जाते हैं तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस धारा को बोलेंगे प्रेरित विद्युत धारा। और जिस चालक के
में ये धारा उत्पन्न हुई और उस चालक के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस धारा के कारण, उसे हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। तो ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट में चैप्टर 9 और 10 आते हैं भाई। अब बात कर रहे हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 का अपने भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा अंक बार है और वो है 9 नंबर की है ये यूनिट 9 नंबर की है। और बेटा इस यूनिट को आपने पढ़ रखा है। इस यूनिट का नाम है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था 10th क्लास में प्रकाश क्या होता है ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये तो यहाँ है भरा पड़ा है। आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, ऐसी कुछ परिघटनाएं पढ़ी थी प्रकाश की। यहाँ भी वो है लेकिन वो आपके चैप्टर 11 में ही है। ये यूनिट 2 चैप्टरों से मिलकर बनी है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। ये चैप्टर अलग है। ये इस चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति। किस प्रकृति का है? प्रकाश किस प्रकृति का है? तो ये बात बहुत बड़ी है, प्रकाश किस प्रकृति का है। इसके मामले में बहुत सारे वैज्ञानिक फैल हैं जो आपको आपके 12th हिसाब से नहीं बता रहे, अब भी सिलेबस में नहीं बता रहे। जब आपका आएगा टॉपिक तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा रोजना हुआ है। डी ब्रोगली तो कहता था कि प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। उससे पहले भी आपके बहुत सारे आए थे वैज्ञानिक, जैसे हाइजीन वर्ग आया था कि एक साथ 2 परिकल्पनाएं संभव नहीं है, तरंग भी बोल दो और कण भी बोल दो। और कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो ऐसे इक्वेशन दे गए जो उस समय सुपर कंप्यूटर भी फेल थे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता करने के लिए। जैसे श्रोडिंगर 4 समीकरण दिए थे, हिला के रख दिया था सुपर कंप्यूटरों को। पहले कमरे, अपने पिताजी की शादी में इतनी बड़ी टीवी आती थी ना, वो टाइम था। उस समय कमरे के बराबर 2-4 होलों के बराबर तो आपके कंप्यूटर होते थे, वो भी फेल हो गए थे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने में, तरंग फलन साई का सॉल्यूशन निकालने में। बाकी ये सब मोमा है, बाद में बताएंगे। यूनिट 7 ये आपकी 6 नंबर की है भाई। सॉरी ये 4 नंबर की है। इसी यूनिट का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव को आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए थे। दूसरी या केमिस्ट्री में 11th क्लास में कोई चैप्टर था जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, हमारे समय में दूसरा चैप्टर था प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं ध्रुवीय तरंगे। कि पदार्थ में तरंगे होती है और उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय तरंगे। ये ध्रुवीय तरंगे डी ब्रोगली की परिकल्पना आप केमिस्ट्री वाले सर के पास पढ़ रखे हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पढ़ रखे हो। यहाँ थोड़ा सा बड़ा है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और ध्रुवीय तरंगे। यहाँ हम सिद्ध करेंगे कि जो आपकी बोर की द्वितीय परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन वर्ताकार कक्षाओं का कोणीय संवेग MBR NH/2π का गुणज होता है। NH/2π होता है, गुणज नहीं होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोणीय संवेग MBR H/2π का पूर्ण गुणज होता है। हम डी ब्रोगली की परिकल्पना के द्वारा हम इस बात को, बोर की द्वितीय परिकल्पना को सिद्ध करेंगे। वो इस चैप्टर में करेंगे। सबसे छोटा चैप्टर है ये, उन बच्चों के लिए रहता है जिन बच्चों की नैया डूब जाती है। इसमें ओनली 4 एक चैप्टर है 13
हम बात कर रहे हैं यूनिट एर्थ की। इस यूनिट का अंक बार आपका है 6। इस यूनिट का नाम है परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी। ये भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा आ गई, भौतिकी। ये भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। 3rd ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स नाम की एक बुक चलती है, जो एक शाखा ही है, शाखा ही है। इसमें आप परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन ये बाहुबली है। 9th क्लास में आपने बाहुबली पढ़ी फर्स्ट, बाहुबली सेकंड आपने 10th क्लास में पढ़ी, चैप्टर नंबर 7। थॉमसन, रदरफोर्ड, स्वर्ण पत्र प्रयोग। कौन सा पत्र? स्वर्ण पत्र प्रयोग, वो आपने वहाँ पढ़ा था। और यहाँ बाहुबली 3rd आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री वाले सर के पास दूसरे चैप्टर में पढ़ा। और बाहुबली 4 मेरे पास पढ़ोगे आप इस यूनिट में। इसका अंक बार 6 है और इसमें चैप्टर 14 और 15 आता है। अगले यूनिट का नाम है यूनिट 9। इस यूनिट का अंक बार आपका है, इस यूनिट का अंक बार आपका है 6 नंबर। और ये यूनिट भी बहुत शानदार यूनिट है। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ओनली एक चैप्टर है, चैप्टर 16। इस यूनिट में हम उस टीवी के बारे में पढ़ेंगे जो पिताजी के टाइम पे एक बारी में आती थी और अब एक एलईडी में आ गई। इसमें हम डायोड, ट्रांजिस्टर और गेट, लॉजिक गेट ये पढ़ेंगे। और बढ़िया यूनिट है। 5 यूनिट पे थोड़ा बहुत मैच करेगा। यहाँ 5 यूनिट का कुछ टर्म में यहाँ काम आएगी, तो ये पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 10वीं की। यूनिट 10 बेटा, इस यूनिट का अंक बार है 4 और इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं समकालीन भौतिकी। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं, यूनिट के बारे में। आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको 11th क्लास में केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए थे कि एक असमान गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में अपने साथ जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो अपने साथ में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्पन्न ले जाता है। उस ऊर्जा का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का बड़ा रूप हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें हम मैक्सवेल की अवधारणा पढ़ेंगे, मैक्सवेल के 4 समीकरण पढ़ेंगे। और उसके पश्चात पहले हम ये बात करें कि ये यूनिट अपनी कितनी महत्वपूर्ण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को बात करें, जहाँ आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे समझ में आएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के पढ़ने के पश्चात आपका 12वां चैप्टर होगा, क्योंकि 12वें चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पे होगा। क्योंकि हम यहाँ 12वें चैप्टर में ये वही बातें करेंगे कि प्रकाश किस प्रकृति का है, तरंग प्रकृति का है या कण प्रकृति का है। इसके लिए हाइगेन वाइगेन की जितनी भी अवधारणाएं हैं सब पढ़ लेंगे। 12वें चैप्टर के बाद 13वें चैप्टर में हम प्रकाश, विद्युत प्रभाव और ध्रुवीय तरंगे पढ़ेंगे। तो उस ध्रुवीय तरंगों में अपने विद्युत चुंबकीय तरंगे काम आती है और नाभिकीय भौतिकी में भी थोड़ी बहुत काम आती है। तो सबसे पहले हम चैप्टर कौन सा उठाएं?
जो अपनी भौतिक विज्ञान में सबसे अलग और सबसे ईजी हो। क्योंकि सबसे अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पूरी नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये सारी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान आपका कोई ऐसा चैप्टर उठाया जाए जो वीक से वीक बच्चे ऑनलाइन देख के उसको समझ जाए। तो मैं आपको जो नोट्स भेज रहा था वो नोट्स इस चैप्टर में, इस यूनिट के इस चैप्टर के थे, इस यूनिट के इस चैप्टर के थे। ये यूनिट आपकी 10th क्लास में पढ़ी हुई है और ये आपकी थोड़ी समझ में भी आएगी। हम ये कल से ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। हाँ, आपको ये बता दें कि ये यूनिट अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 10th क्लास में चैन रूल बना हुआ है। सॉरी, 10th क्लास में नहीं, 12th में चैन रूल बना हुआ है। चैन रूल क्या होता है सर? कि ये समझ में आती है तो ये समझ में आती है। आपको पूरी कहानी सुना दिया मैंने, इसलिए हम ये प्रकाशी में ये चैप्टर उठाएंगे। और आपको एक बात मैं आपको ये शेयर करता हूँ कि अपनी ऑनलाइन क्लास में किसी को दिक्कत ये हो रही है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो भाई देखो मेरे पास ना तो कोई कैमरा है, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो अपनी समस्याओं को थोड़ा कम करना। हाँ, पढ़ाई के तौर पे, समझने के तौर पे, जैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वो मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा। लेकिन यदि दिखाई देने वाली कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी आपकी। ऐसा तो नहीं कि एक बार में मैं स्थिति सुधार दूंगा, तो ये स्थिति एक बार में ना सुधर के धीरे धीरे सुधरेगी। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।